Hello students, welcome to the third lecture of the Unit and Measurement. आज हम Unit and Measurement में applications of the dimensional analysis के बारे में बात करेंगे. Already लास्ट दो लेक्चर्स में हम लोगों ने इस चैप्टर से रिलेटेड बहुत सारे बेसिक टर्म्स को देखा है. जैसे मान लेते हैं कि अभी तक हम लोगों ने जो देखा है फर्स्ट लेक्चर में व्हाट इज द फंडामेंटल क्वांटिटीज, व्हाट इज द डिराइव्ड क्वांटिटीज, व्हाट इज द सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज. उसके बाद में आप लोगों ने जो पढ़ा था वो था डायमेंशंस, हाउ टू फाइंड द डायमेंशंस ऑफ अ क्वांटिटी व्हाटएवर इट विल बी डिराइव्ड और व्हाटएवर इट विल बी फंडामेंटल क्वांटिटी. उनके जो डायमेंशन है उसे कैसे फाइंड आउट करेंगे इसके बारे में हमने पढ़ा था. उसके बाद फिर हम लोगों ने अब आज कंटिन्यू करना है इस टॉपिक को, जहां पर हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि एप्लीकेशंस ऑफ द डायमेंशनल एनालिसिस क्या क्या है, उन्हें कैसे यूज करना है, कहां पर इंप्लीमेंट करना है, इन सभी के बारे में हमें आज देखना है. लास्ट लेक्चर में हमने रूल्स ऑफ द यूनिट्स भी देखे थे. अब यहाँ पे अगर आप लोगों को एक बार ये क्लियर हो जाए कि एप्लीकेशंस जो है वो कैसे इंप्लीमेंट करने हैं आने वाले क्वेश्चंस में, तो आपके लिए ये चीज और आसान हो जाएगी. जस्ट बिकॉज ऑफ यूनिट एंड मेजरमेंट्स, ये जो चैप्टर है इसमें बहुत मेजॉरिटी में जो क्वेश्चन आते हैं वो जो तीन टॉपिक है, एक आपका डायमेंशंस व्हाटएवर, फिर वो एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशंस पर भी हो सकता है, सिग्निफिकेंट फिगर्स, और उसके बाद जो थर्ड है वो एरर एनालिसिस. ये तीन टॉपिक ऐसे हैं जिन पर बहुत अच्छे से पढ़ाई करोगे तो आपको मार्क्स आने ही आने हैं, क्योंकि इन पर क्वेश्चन आते ही है. ठीक है ना. उसके बाद भी और कुछ टॉपिक्स हैं, पर ये बहुत मेजॉरिटी वाले टॉपिक्स हैं जिन पर मैक्सिमम चांसेस है क्वेश्चन आने वाले. ठीक है. अब हम लोग यहाँ पर ऐसा कंसीडर करते हैं कि पीछे के दो जो लेक्चर हैं आप लोगों ने कर लिए हैं, उनके नोट्स आपने निकाल लिए हैं. अब हमें तीसरे लेक्चर की तरफ स्टार्ट करना है, तो अपनी नोटबुक और पेन निकाल लीजिए और लिखना स्टार्ट कर दीजिए. ओके. तो थर्ड लेक्चर में आज सबसे पहले आप क्या करेंगे, एप्लीकेशंस, ओके सॉरी, एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस के बारे में देखेंगे. एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस. सबसे पहला, इनकी सीरीज आगे पीछे हो सकती है, आपके मॉड्यूल में आप अगर देखो तो हो सकता है मैं जो पहला बता रहा हूं वो वहां पर दूसरे नंबर पर हो, इस तरीके से जो भी सीरीज आगे पीछे हो सकती है. पहला एप्लीकेशन है टू फाइंड द डायमेंशन ऑफ कांस्टेंट टर्म. सपोज कोई भी इक्वेशन में कोई कांस्टेंट टर्म दी है. देखते हैं ना हम लोग, इक्वेशन में होता है वेरिएबल होते हैं और कांस्टेंट होते हैं. तो कोई भी इक्वेशन में अगर एक कांस्टेंट टर्म दी है और उसका अगर डायमेंशन फाइंड आउट करना है तो उसके लिए आप विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस फाइंड आउट कर सकते हो. यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे जिससे आप लोग ये चीज को बेटर समझ सकते हो. जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर हम लोग पहला क्वेश्चन ले लेते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन लीजिए. एक मिनट पहले आप लोग ये लिख लीजिए, ये हो गया अगर लिखकर, तो फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन देखेंगे. यहाँ पर सबसे पहला एग्जांपल है, उन्होंने जो बोला है वो, द वेलोसिटी v ऑफ पार्टिकल, velocity v of particle depends on time according to equation दिया है उन्होंने, v is equal to root of ab root of ab नहीं है, वो सिर्फ a है, सॉरी. v is equal to a plus bt plus c upon d plus t, इस तरीके से दिया है. और बोला गया है डिटरमाइन डायमेंशंस ऑफ a b c and d. ओके ना. तो यहां पर इसके बारे में हमें देखना है. एक क्वेश्चन दिया है, बोला है कि वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, डजंट मैटर कोई भी पार्टिकल हो पर उसकी वेलोसिटी रिप्रेजेंट की जा रही है इस इक्वेशन से, v is equal to a plus bt plus c by d plus t.
तो यहाँ पर v मतलब क्या है, वेलोसिटी है, और t मतलब क्या है, टाइम। आपको a b c d के बारे में निकालना है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जब आप ये जो आपका एप्लीकेशन है टू फाइंड द डायमेंशन ऑफ द कांस्टेंट टर्म, उसमें आपको एक प्रिंसिपल यूज करना होता है जिसे बोला जाता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूं, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। अब ये होता क्या है, इसमें आपको बस इतना करना है कि जो आपके राइट साइड में यहाँ पर कितने फैक्टर्स है, 3 अलग अलग फैक्टर है। पहला फैक्टर a, दूसरा bt, तीसरा c अपॉन b प्लस t। ये तीनों फैक्टर्स को एक एक बार सेपरेटली LHS साइड से कंपेयर करना है, बस इतना ही है। तो पहली बार अगर कंपेयर करेंगे तो v इज इक्वल टू a हो गया, क्योंकि दूसरा और कुछ है नहीं वहां पर। पहला फैक्टर a इज इक्वल टू v, मैंने ये बोला पहले इसके साथ कंपेयर कीजिए, फिर इसके साथ कंपेयर कीजिए, फिर इसके साथ कंपेयर कीजिए, तो बस। तो v इज इक्वल टू a अगर लिखता हूं मैं, तो इसका मतलब ये हो गया कि जो डायमेंशन वेलोसिटी का है वही डायमेंशन किसका है, a का। तो a में सभी को पता है वेलोसिटी का यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड, तो उस हिसाब से डायमेंशन क्या हुआ, L1 m0 t-1 हो गया सॉल्व। ये आपका a का डायमेंशन आ गया। दूसरे के लिए सॉल्व करेंगे तब लिखा है v इज इक्वल टू bt। अब आप बताइए कि b का डायमेंशन अगर निकालना है, t अगर मल्टीप्लाई है टाइम, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई, यहाँ पे डिवाइड होगा, तो b इज इक्वल टू क्या हो गया, v डिवाइडेड बाय t। ये तो फार्मूला बन गया, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम किसका होता है, एक्सेलरेशन का। तो उस हिसाब से अगर हम करने जाए तो यहाँ पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर बनेगा इसका यूनिट। मीटर पर सेकंड स्क्वायर अगर लिखा तो L1 m0 t-2। ये दो डायमेंशन आ गए आपके। उसके बाद अब आपको क्या करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, डायरेक्टली इसे यहां पर नहीं कंपेयर करना है। उसका रीजन है ये फैक्टर जो नीचे दिया है d प्लस t। एक रूल याद रखना है आपको कि मान लो कि कभी भी RHS साइड में एक फिजिकल क्वांटिटी और एक कांस्टेंट के बीच में, फिर से रिपीट कर रहा हूं, इफ देयर इज अ फिजिकल क्वांटिटी एंड अ कांस्टेंट, और उन दोनों के बीच में अगर उन दोनों इन बिटवीन देम अगर कोई सब्सट्रैक्शन या एडिशन का सिंबल है, तो जो डायमेंशन फिजिकल क्वांटिटी का होगा वही किसका होगा, कांस्टेंट टर्म का होगा। मतलब मेरा बोलने का मतलब ये यहाँ पर कि यहाँ पर क्या हो गया ना, एक कांस्टेंट टर्म आ गई d, और उसी के साथ प्लस माइनस के साथ क्या आ गया, टाइम। तो इसमें ये याद रखना है, ऐसी सिचुएशन जब आएगी तो आंख बंद करके जो कांस्टेंट टर्म है उसका डायमेंशन उसके साथ जो आई फिजिकल क्वांटिटी उसके बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर सिर्फ टाइम बचेगा, तो टाइम का डायमेंशन क्या आएगा, L0 m0 t। ये आपका t का डायमेंशन आ गया, हो गया, बस इतना ही। ऐसा कभी भी होगा तो वही कर देना। इसका मतलब ओवरऑल इसका डायमेंशन d प्लस t का डायमेंशन सिर्फ L0 m0 t0 इतना ही है, मतलब बस टाइम है। अब लास्ट वाले को कंपेयर करते हैं, v is equal to c plus dt, but we know that all these things having dimension only time, तो मैं इसे ऐसे लिख दूं तो चलेगा, v is equal to c by t, क्योंकि फर्क कोई पढ़ने ही नहीं वाला, कोई अलग तो है ही। ये टाइम यहाँ पर डिवाइड है, यहाँ पे क्या होगा, मल्टीप्लाई, तो c is equal to v into t। v into t हो गया, इसका मतलब क्या, मीटर पर सेकंड मल्टीप्लाई बाय सेकंड, सेकंड गेट कैंसिल, तो डायमेंशन क्या आएगा, L1 m0 t0। बस ये आपके डायमेंशंस है फॉर a b c। a के लिए जो डायमेंशन आया वो है ये, b के लिए ये, d के लिए ये, और c के लिए ये। नोट डाउन कर लीजिए पहले, अगर ये समझ में आ गया तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। क्लियरली दिखाई दे रहा है सब, ओके, दिखाई दे रहा है। चलिए नोट डाउन कर लिया है, तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। में ये जो अभी बात किए हैं हम लोग कि जो प्लस और माइनस वाला रूल है वो आप लास्ट में इसके न्यूमेरिकल एक बार देख ले, फिर उसके बाद लास्ट में नोट में लिखवा कर भी दे दूंगा। अगर मल्टीप्लाई है तो डिवाइड होता है, वहां जाते वक्त डिवाइड है तो मल्टीप्लाई होता है। बट अगर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी और कांस्टेंट टर्म के बीच में अगर पॉजिटिव या नेगेटिव कोई भी एक साइन आ जाए तो ऐसे वक्त में क्या करना पड़ता है,
जो फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन होगा वही उस कांस्टेंट टर्म का भी डायमेंशन होगा। ठीक है, अब यहां पर अगले क्वेश्चन की तरफ आइए। ये क्वेश्चन सेम उसी एप्लीकेशन से रिलेटेड है, टू फाइंड डायमेंशन ऑफ अ कांस्टेंट टर्म, उसके बारे में। इन द gas equation, wait a minute, in the gas equation P plus A by V square V minus B is equal to RT, where P is equal to temperature or absolute temperature जो भी बोलिए, P is equal to pressure, V is equal to volume. What are the dimension of A and B? What are the dimension of A and B? What are the dimension of A and B? बस आपको इतना ही देखना है। अब यहां पर ट्विस्ट ये है कि अगर आप देखो यहां पर वही चीज हो गई फिर से, ये जो चीज है P प्लस A बाई वी स्क्वायर, यहाँ पर P फॉर प्रेशर है, V फॉर वॉल्यूम है, बट A फॉर कांस्टेंट है, इसका आपको डायमेंशन निकालना है। और बात यह है कि एक फिजिकल क्वांटिटी और एक कांस्टेंट टर्म के बीच में फिर प्लस का साइन आ गया, तो इसका मतलब यहाँ पर इसके साथ कंपेयर करने की कोई बात ही नहीं बनती, पहले इसे सॉल्व करना पड़ेगा। तो उसे कैसे सॉल्व करेंगे आप लोग? तो सीधी सी बात है, एक काम कर दीजिए, इफ यू वांट टू फाइंड, वही फिर से पहले ये लिखना पड़ेगा, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, तो उसमें पहली बार ये जो दिया है प्लस साइन आने की वजह से मुझे उसे कैसे लिखना पड़ेगा, कुछ इस तरीके से, P इज इक्वल टू A बाई वी स्क्वायर। ये वी स्क्वायर है यहाँ पर आते हुए क्या होगा, यहाँ पर डिवाइड है, यहाँ पर आते हुए मल्टीप्लाई होगा, P इंटू वी स्क्वायर। उसके बाद सॉल्व करेंगे, प्रेशर का यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, वॉल्यूम का यूनिट मीटर क्यूब होता है, बट उसका भी स्क्वायर हो गया। तो अब आप ही बता दीजिए क्या हो जाएगा। ओके, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय ये मीटर रेज़ टू 6, यहाँ पर ये कट कर दीजिए, तो कितने कट हो गए, न्यूटन इंटू मीटर रेज़ टू 4, न्यूटन इंटू मीटर रेज़ टू 4। उसके बाद फिर आगे सॉल्व करेंगे आप, तो कैसे लिखोगे, न्यूटन दैट मींस व्हाट, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये रहा आपका मीटर रेज़ टू 4 एज इट इज। ओके, बस लास्ट में अब इसका डायमेंशन मीटर रेज़ टू 4 इंटू मीटर रेज़ टू 5, तो ये L का पावर 5 आ जाएगा, M का पावर 1 और T का पावर -2। दैट इज योर आंसर फॉर A। A का डायमेंशन आएगा L/5, M/1 और T/-2। यहां तक सही है, हम लोग सही जा रहे हैं। बस अब लास्ट में क्या करना है, लास्ट में आपको यहां पर बोला है उसने V माइनस B। अब आप बताइए, फिर वही प्रॉब्लम, वॉल्यूम और B, वॉल्यूम एक फिजिकल क्वांटिटी है और B एक कांस्टेंट टर्म है। हमने वही बताया था रूल के हिसाब से कि एक फिजिकल क्वांटिटी और एक कांस्टेंट टर्म के बीच में कभी भी पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं आना चाहिए। अगर वो आ गया तो B का कांस्टेंट टर्म निकालने के लिए हमको LHS की तरफ या जो भी है LHS है RHS उसकी तरफ देखने की जरूरत नहीं, उधर ही आंसर मिल जाएगा। तो B का डायमेंशन क्या होगा, वॉल्यूम के बराबर। वॉल्यूम के बराबर मतलब कितना, मीटर क्यूब, और अगर मीटर क्यूब है तो डायमेंशन आएगा L3 M0 T0। दैट विल योर आंसर। नोट डाउन कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं।
अब यहाँ पर एक और ऐसा क्वेश्चन दिया है, इसके बारे में अगर हम बात करें, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा दिया है, द डायमेंशन ऑफ a upon b in equation p is equal to a minus t square divided by bx, where p is equal to pressure। अब सभी को पता होना चाहिए प्रेशर का यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, सही है। उसके बाद x इज इक्वल टू डिस्टेंस बोला उसने, x इज इक्वल टू क्या है, डिस्टेंस, एंड t इज इक्वल टू टाइम, सॉरी t इज इक्वल टू टाइम। उसने डायमेंशन किस चीज का निकालने को बोला आपको, a बाय b का डायमेंशन निकालने को बोला है। तो यहाँ पर बोला उसने कि टाइम t इज इक्वल टू टाइम r, तो चार ऑप्शंस भी दिए आपको यहाँ पर। पहला ऑप्शन दिया है m2 l1 t minus 3, सेकेंड ऑप्शन दिया है आपको m t raised to minus 2, l t raised to minus 3, m l cube t raised to minus 1। इस बारे में हमें बात करनी है, सही है, यहां तक आ गए हम लोग। अब उसके बारे में बात करने से पहले हम ये कंफर्म कर लेते हैं कि हमारे पास जो दिया हुआ इक्वेशन है उसमें कहीं पर प्लस या माइनस तो नहीं है, आ गया प्लस या माइनस, सही है, प्लस या माइनस दिया है। अब क्या बात है कि उसने बोला है आपको इस चीज के लिए वैल्यू निकालने के लिए, ओके। अब इस चीज की वैल्यू निकालनी है तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप इसको कंपेयर कर दो, p के साथ कंपेयर करने से पहला a माइनस टी स्क्वायर, इसका मतलब a का जो डायमेंशन होगा वो टाइम के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। अगर टाइम का स्क्वायर लेना ही है तो फिर डायमेंशन क्या बन गया आपका, L0 m0 t raised to 2, डायमेंशन बन गया a के लिए। अब बात आती है बस b की, तो b को अगर सॉल्व करना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हाँ, b को सॉल्व करने के लिए आपको मान लीजिए b को इधर शिफ्ट कर दीजिए, p को यहाँ ले लीजिए, तो इस हिसाब से अगर आप उसे सॉल्व करते हो तो b इज इक्वल टू इसका डायमेंशन तो ये हो गया आपका, बात खत्म। यहाँ पर सिर्फ t स्क्वायर लिख देता हूँ फिलहाल के लिए ताकि कंफ्यूजन ना हो, p फॉर प्रेशर मल्टीप्लाई बाय x। चलो सॉल्व करते हैं इसे सॉल्व करने के तो ये आपका हो गया सेकंड स्क्वायर, प्रेशर का आ गया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस आपका क्या होता है, मीटर। मीटर से ये 1 मीटर कैंसिल कर दीजिए, अब क्या रहेगा, सेकंड स्क्वायर डिवाइडेड बाय, यहाँ पर न्यूटन का अगर एक्सपेंशन आप करोगे तो वो आएगा आपका केजी मीटर, सेकंड स्क्वायर को नीचे कॉमन बना दीजिए यहाँ पर, और 1 मीटर बचा है, ये भी गेट कैंसिल, डबल डिनोमिनेटर सेकंड स्क्वायर ऊपर जाएगा, दैट मींस सेकंड रेज़ टू 4 डिवाइडेड बाय केजी। b का जो डायमेंशन बनेगा आपका, वो b का डायमेंशन क्या बन रहा है, तो l की पावर 0, m की पावर -1 और t की पावर 4। यहां तक आप सही तरह है। आपको जो बोला था डायमेंशन निकालने के लिए, वो किस चीज का डायमेंशन था, हाँ, वो था a बाय b का। तो a बाय b के डायमेंशन के a का डायमेंशन जो आया है वो कितना है आपका, t0 सॉरी l0 m0 t2 सॉरी, ओके। और b का जो डायमेंशन आया है वो क्या है, वो है l0 m-1 और t4, यहाँ से 2 t को कट कर दीजिए। अब इन्हें ऊपर की तरफ शिफ्ट करोगे तो m1 और t2 m1 और t2, ये आपका आंसर है, क्योंकि ये -1 m1 है, ऊपर जाएगा, a बाय b ये ऊपर गया तो m1 बन जाएगा, और यहाँ पर 2 बचे हैं, यहाँ पर 2 है तो ऊपर जाते तो -2 हो जाएगा। ऑब्वियसली ऑप्शन बी आपका सही है, ठीक है, इसे मार्क कर इसे लिख लीजिए, फिर नेक्स्ट टॉपिक पर देखेंगे। हो गया है, आई होप से समझ में आ गया होगा आपको कि एप्लीकेशंस में पहला एप्लीकेशन जो था टू फाइंड द डायमेंशन ऑफ अ कांस्टेंट टर्म, उसे कैसे यूज करना है। इसे कोई भी इक्वेशन है आप सॉल्व कर सकते हो, आपको रूल्स सिर्फ पता होने चाहिए। उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट रूल यही था कि अगर यहाँ पर कोई भी एक फिजिकल क्वांटिटी और कांस्टेंट टर्म के बीच में अगर प्लस या माइनस का साइन है तो आपको क्या करना है, बस वहां पर उसे इक्विवेलेंट दिखा देना है। मैं यहाँ पर रूल्स कुछ नोट लिखवा देता हूं इसके बारे में। नोट पहला, तो टू फाइंड
the dimension of constant term of a, to find the dimension of a constant term principle of homogeneity is useful in such applications. Okay, यहाँ पर पहली चीज। दूसरी चीज, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, इसमें अगर थ्योरेटिकल ना बताइए, डायरेक्टली अगर समझो तो मान लो यहाँ पर एक ऐसा क्वेश्चन है, F इज इक्वल टू दैट, F मतलब फोर्स, T मतलब टाइम, और A और B का डायमेंशन निकालने को बोला जाए तो पहली बार आप क्या कंपेयर करोगे, F इज इक्वल टू AT, T को वहाँ डिवाइड भेज दोगे, A का डायमेंशन आ जाएगा। सेकंड टाइम क्या करोगे, F इज इक्वल टू BT स्क्वायर, T स्क्वायर को नीचे डिवाइड भेज दोगे, उसका जो आंसर आएगा वो होगा। ये चीजें हैं, यहाँ पर मल्टीप्लाई है तो वहां जाता है डिवाइड होगा, यहाँ पर डिवाइड है तो वहां जाता है मल्टीप्लाई होगा। और लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इफ there is a factor in which there is a factor in which there is a sign of plus or minus in between a physical quantity and constant term, then both having same dimension, तब दोनों का डायमेंशन क्या होगा, सेम होगा। इस चीज को स्टार्ट करके रखना है, ये चीज आपको समझ में आ जाती है। लास्ट वाली जो बहुत ही बच्चों को कंफ्यूज कर देती है, इसके लिए उस चीज को याद रखना। ये इंपॉर्टेंट चीज थी, आपको नोट डाउन करके रख लेना चाहिए, ताकि आगे आप और क्वेश्चन जब सॉल्व करो तो आपको वो चीज यूजफुल होनी चाहिए। अब यहां तक अगर समझ में आ गया है तो सेकेंड एप्लीकेशन की तरफ जाते हैं हम लोग। सेकेंड एप्लीकेशन की तरफ अगर जाए तो दूसरा एप्लीकेशन होता है कि डायमेंशनल एनालिसिस दूसरा वो किस चीज के लिए यूज करते हैं, to check correctness or balancing of an equation। कोई भी एक इक्वेशन है, उसमें एक LHS साइड है, एक RHS साइड है, उन दोनों को कंपेयर करेंगे और उनमें चेक करेंगे कि ये बैलेंस है क्या, डायमेंशनली ये बैलेंस है या नहीं। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, इस दुनिया में आप जितने भी प्रॉपर जो इक्वेशंस है वो यूज कर रहे हो, जैसे कोई फिजिक्स का इक्वेशन है, कोई केमिस्ट्री का इक्वेशन है, कोई मैथ्स का इक्वेशन है, वो डायमेंशनली बैलेंस होंगे जो स्टैंडर्ड है। जैसे एक एग्जांपल के लिए मान लेते हैं हम लोग कि अगर आप कभी डायमेंशन चेक करो, पोटेंशियल एनर्जी फॉर्मूला क्या है उसका, mgh, दैट इज मास, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एंड हाइट, या फिर डिस्टेंस, सॉरी जो भी है, तो वो दोनों साइड को अगर आप कंपेयर करो, वो स्टैंडर्ड इक्वेशन है और वो बैलेंस ही मिलेगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि वो अनबैलेंस आएगा, जस्ट बिकॉज़ ऑफ वो एस्टैब्लिश इक्वेशन है, वो कभी भी मतलब कभी भी रॉन्ग नहीं आ सकता। और उसी के लिए हम लोग एग्जांपल लेकर उसे चेक कर लेते हैं, करेक्टनेस, उसका जो करेक्टनेस है, उसकी जो बैलेंसिंग है वो सही है या नहीं। तो यहाँ पर एक एग्जांपल, यहाँ पर मैं चेक कर रहा हूँ पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh, ये डायमेंशनली इक्वल है या नहीं। चलो चेक कर लेते हैं। पोटेंशियल एनर्जी या फिर कोई भी एनर्जी हो, काइनेटिक एनर्जी, हीट एनर्जी, इन सभी एनर्जी का यूनिट क्या है, जूल। और यहाँ पर यूनिट पुट करना स्टार्ट कर दीजिए। मास का यूनिट है केजी, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हो या कोई भी एक्सेलरेशन हो, यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसका यूनिट क्या होता है, मीटर। व्हाट इज मीन बाय जूल, जूल मींस न्यूटन मीटर। यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे मीटर इनटू मीटर, क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर, दैट मींस केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। न्यूटन का वैल्यू कितना है, या फिर क्या है, सॉरी कितना नहीं, सॉरी क्या है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब यहाँ पर मीटर, यहाँ पर है आपका केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर।
मीटर इंटू मीटर कितना होता है, मीटर स्क्वायर ना। अब यहाँ पर डायमेंशन क्या बन रहा है, l की पावर 2 m की पावर 1 और t की पावर -2। यहाँ पर भी अगर चेक करेंगे तो क्या पावर बन रहा है, l की पावर 2 m की पावर 1 t की पावर -2। इसका मतलब हम बोल सकते हैं LHS इज इक्वल टू क्या है, RHS। यहाँ पर ये चीज प्रूव हो रही है कि हम लोग जो स्टेब्लिश इक्वेशन ले रहे हैं वो स्टेब्लिश इक्वेशन हमेशा आपको जो आंसर दिलाएंगे वो इक्वल ही दिलाएंगे, उसमें कोई वेरिएशन नहीं आने वाला। जितने भी इक्वेशन है वो बैलेंस ही है। इस पर जो क्वेश्चन है उतना आपको नहीं दिखाई देगा आपके जो एंट्रेंस एग्जाम है उसमें। हाँ, कांस्टेंट टर्म वाले पर आपको क्वेश्चन होते ही है, तो इसके लिए उसके बारे में ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए। ये सिर्फ प्रूव दैट वालों के लिए है। तो कन्वेंशनल क्वेश्चन है आ सकते हैं पर इंट्रेंस में नहीं, पहले नोट डाउन कर लीजिए और एक बार देखेंगे हम लोग कोई भी इक्वेशन को लेकर। ठीक है, नोट डाउन अगर कर लिया है तो और एक एग्जांपल को देखते हैं हम लोग। कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। ओके, एग्जांपल लेते हैं हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स, अब फोर्स तो फोर्स होता है, सभी को पता है कि उसका जो फॉर्मूले, एक्चुअली फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। पर मैंने जानबूझकर यहाँ पर जो लिया है वो क्या है, mv²/r। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या, बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है कि अगर हम अलग अलग इक्वेशन लेंगे तो क्या होगा। फॉर्मूला अलग होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर उनके यूनिट सेम है तो डायमेंशन भी सेम ही होंगे। फोर्स कोई भी ले लो, सभी के ऑल द फोर्स हैविंग सेम यूनिट न्यूटन, और उसके हिसाब से आप जो भी फॉर्मूला पुट करोगे तो डायमेंशन इक्वल ही आएगा। अब यहाँ पर चेक कर लेते हैं फोर्स का यूनिट क्या है, न्यूटन। ओके, यहाँ पर यह आ गया केजी। वेलोसिटी है मतलब क्या, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का स्क्वायर। रेडियस है तो मान लीजिए मीटर। न्यूटन मतलब कितना होता है, न्यूटन का जो वैल्यू हम लोग एक्सपांड करें तो कितना आता है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पर ये मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, सेकेंड स्क्वायर को नीचे कॉमन कर दीजिए, केजी मीटर स्क्वायर मीटर इंटू सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पर एक मीटर कैंसिल कर दीजिए, यहाँ पर क्या है आपका केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर भी आ रहा है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इफ बोथ हैविंग सेम यूनिट इट मींस बोथ हैविंग सेम डायमेंशन। दिख ही रहा है आपको, यहाँ पर अगर आप डायमेंशन निकालोगे तो आपका डायमेंशन आपको सेम ही दिखाई देगा, अलग अलग दिखाई नहीं देने वाला है। इसीलिए आपको ये समझ में आना चाहिए कि अगर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी या किसी भी चीज का डायमेंशन यूनिट अगर सेम है तो उनका डायमेंशन भी सेम होगा, वो अलग अलग नहीं हो सकता। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसे नोट डाउन कर लीजिए। हाँ, मान लीजिए कि अगर मैं कोई भी इक्वेशन को उसमें चेंज कर लूं, जैसे अभी एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। एक एग्जांपल के तौर पे जानबूझ के हम लोग क्या कर देते हैं, सपोज यहां पर ऐसे लिखा दिया, ये प्रैक्टिस पर्पस के लिए है, ऐसा मत समझना कि हम लोगों ने कुछ उसके साथ खिलवाड़ किया है। एग्जांपल में बोला जाए, अगर जाए आपको चेक करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन ऑफ डेंसिटी, चेक करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन ऑफ डेंसिटी। तो डेंसिटी का इक्वेशन मैंने लिखवा दिया यहाँ पर, रो इज इक्वल टू मास इनटू वॉल्यूम। अब ये लिखवा दिया है तो अब आप एक एक करके वैल्यू पुट कर दीजिए। डेंसिटी का डायमेंशन, डेंसिटी का यूनिट क्या होता है, केजी पर मीटर क्यूब। समझ में आ रहा है। यहां पर मास का यूनिट केजी और ये मैम फॉर वॉल्यूम उसका मीटर क्यूब। यहां पर डायमेंशन लिखोगे तो क्या आएगा, l⁻³ m1 t0। यहां पर के लिए सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, l³ और l3 m और यहाँ पर आएगा आपका t0। क्या ये दोनों सेम है, नहीं, जस्ट बिकॉज ऑफ एक जगह पर पावर l की पावर -3 आ रही है, एक जगह पर 3 आ रही है, इसके लिए LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। ऐसा क्यों हुआ, जस्ट बिकॉज ऑफ डेंसिटी का एक्चुअली इक्वेशन क्या है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, पर हमने क्या किया, उस इक्वेशन को बदलकर मास इनटू वॉल्यूम कर दिया और इस वजह से वो बैलेंस नहीं हुआ, जस्ट बिकॉज ऑफ ऑलरेडी जो इक्वेशन बैलेंस्ड है
ऑलरेडी जो इक्वेशन को हम लोग प्रूफ कर चुके हैं कि करेक्ट है, उसका करेक्टनेस वैल्यू चेक कर चुके हैं, तो उसे आप फिर से किसी और अलग फॉर्मूले से प्रूफ नहीं कर सकते। आपका जो इस्टेब्लिश इक्वेशन है वो सारे की सारे बैलेंस है। कमाल की बात है, बहुत से लोग कई बार जब ऐसे सवाल उठाते हैं ना कि क्या ये चीजें यूज करके क्या फायदा, कहाँ यूज होती है हमें, वगैरह वगैरह वगैरह, तो याद रखना डायमेंशनल एनालिसिस जब भी किसी भी पर्सन ने इसके बारे में स्टडी किया होगा, उससे पहले भी बहुत से इक्वेशन आए होंगे और उसके बाद भी, पर ऐसा नहीं हुआ कि उससे पहले वाले इक्वेशन बैलेंस नहीं हुए थे या फिर वो इक्वेशन बैलेंस प्रूव नहीं हुए और बाद में आने वाले प्रूव हुए। नहीं, डायमेंशनल एनालिसिस स्टडी करने से पहले भी तो बहुत सारे इक्वेशन बनाए गए होंगे, वो सभी के सभी बैलेंस है। इसका मतलब ये जो स्टडीज होती है बहुत सोच समझ कर की जाती है। किसी को पता नहीं था आने वाले टाइम में कोई डायमेंशनल एनालिसिस नाम की कोई मेथड स्टार्ट करेगा, उसमें वो चेक करेगा कि जो गिवन इक्वेशंस हैं वो करेक्ट है या नहीं है, बैलेंस है या नहीं है, और सारे के सारे बैलेंस प्रूफ होते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ सारी की सारी स्टडीज सोच समझकर की गई है, कहीं ना कहीं इंप्लीमेंट होती है एज पर एप्लीकेशन, जैसे जैसा काम होता है उस जगह पर यूज होती है। इसका मतलब जितनी भी स्टडीज है बहुत सोच समझकर और सही से बनाई गई है। नोट डाउन कर लीजिए, इसके बाद फिर और क्वेश्चन बनाएंगे। तीसरा एप्लीकेशन, to deduce the relation between given physical quantities। मान लो कि अगर आपको कोई इक्वेशन दिया है, सॉरी इक्वेशन नहीं दिया है, तीन चार कोई भी एक पर्टिकुलरली ये दिए हैं फिजिकल क्वांटिटीज और बोला जाए कि इनके बीच में क्या रिलेशन है निकालिए, तो वो प्रूफ करते आना चाहिए हम लोगों को। तो उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। जैसे अभी हम लोगों ने एक क्वेश्चन लिया था, यहाँ पर देखिए F = mv²/r। ओके, अब अगर यहाँ पर हमें ये दिया ही नहीं होता कि ये इसका इक्वेशन, ये भूल जाते हैं 2 मिनट के लिए F = mv²/r होता है, और अगर क्वेश्चन दिया जाए, सपोज क्वेश्चन बोला जाए द फोर्स एक्टिंग ऑन पार्टिकल which travels in circular track, the force acting on a particle which travels in a circular track relates with mass, velocity and radius. Find the relation between them। अगर बोल दिया जाए कि ऐसा है तो फाइंड कीजिए। इसे कैसे लिखेंगे हम लोग, अब उसकी तरफ ध्यान दीजिए। उसने बोला है एक फोर्स एक्ट हो रहा है एक पार्टिकल पर विच इज डिपेंड्स ऑन, पहली बात बोला मास की पावर बताइए, नहीं बताइए, इसका मतलब यहाँ पर x लिखना पड़ेगा, x abc जो भी लो। उसके बाद लिखेंगे हम लोग, उसने बोला मास किस पर डिपेंड है, वेलोसिटी का पावर भी नहीं पता y। उसके बाद उसने बोला किस पर डिपेंड है, तीसरा रेडियस पर डिपेंड है, तो वो आ गया z। यहाँ पर ये तीनों चीजें लिख दी आपने। अब क्या करोगे, फिर से बता रहा हूं मैं, रिलेशन फाइंड आउट कर रहा हूं तो मेथड फॉलो करनी पड़ेगी। फोर्स तो यहां लिख दिया, इज डिपेंड्स ऑन, किस पर डिपेंड है, जो भी 2-3 फैक्टर दिए उन तीनों पर, उनकी पावर x y z या abc लेनी पड़ेगी आपको, उसके बिना नहीं हो सकता। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इनके यूनिट लिखना स्टार्ट करेंगे। जैसे इसका यूनिट न्यूटन है, इसका यूनिट क्या है, केजी है, इसका यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड है, और इसका यूनिट क्या है, मीटर है। तो याद रखो। उसके बाद क्या करोगे, न्यूटन को एक्सपांड कर दीजिए। न्यूटन को एक्सपांड करेंगे तो आप क्या लिखोगे, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और इसको अभी फिलहाल के लिए वापस से वैसे लिख देता हूँ, केजी यहाँ पर मीटर पर सेकंड पर मीटर। अब लास्ट में इसके बारे में अगर हम बात करें, इतना लिखने के बाद इसके डायमेंशन पर आते हैं। तो इसका डायमेंशन कैसे लिखोगे आप, L1 m1 t-2। चेक कर लीजिए, L1 m1 t-2। यहाँ पर सिर्फ पहला kg दिया था, तो अगर सिर्फ kg, इसका मतलब L0 है,
m1 है, t भी 0 है, उसकी पावर x। समझ में आ रहा है सभी को? मीटर पर सेकंड के लिए कैसे लिखोगे? L1 वहां पर मास दिया ही नहीं तो 0, t-1 उसका पावर 1। और लास्ट वाले में सिर्फ मीटर है, इसके लिए L1 m0 t0 पावर z। तो देख लो इतना कवर हो रहा है, दिखाई दे रहा है आप लोगों को? ओके, दिखाई दे रहा है। फिर उसके बाद क्या करोगे? सबकी पावर्स एक तरफ ये करना स्टार्ट करो, सेपरेट करना स्टार्ट करो। तो फॉर एग्जांपल 0 into x 0, y बन जा y, z बन जा z, दैट मींस l की पावर क्या आई? y plus z। समझ में आया सभी की? यहाँ पर 0 से x को मल्टीप्लाई किया, 1 से y को, इसके लिए y बन जा y, z बन जा z। m के बारे में बात करते हैं अब। m की पावर 1 into x, दैट इज x, 0 into y 0, 0 into z 0। ओके, लास्ट में t की पावर को कंपेयर करेंगे। 0 into x 0, -1 into y -y, और यहाँ पर कुछ नहीं। अब यहाँ पर इनकी पावर को कंपेयर कीजिए, l से पावर l की पावर को, m से m की पावर को, y से y की पावर को। तो पहला रिलेशन आपको मिला y plus z is equal to 1, सही है। दूसरा इक्वेशन मिला x is equal to 1, दिख रहा है x is equal to 1। तीसरा मिल रहा है कि देखो यहाँ पर -y है is equal to यहाँ पर -2 है, तो दोनों का माइनस साइन निकाल दीजिए, तो y is equal to कितना बन गया? 2। इस y is equal to को अगर यहाँ पुट करें तो बताइए 2 में से कितना, 2 में कितना ऐड करोगे तो 1 आंसर आएगा। ऑब्वियसली ऐड नहीं, सब्ट्रैक्ट 1 -1 करना पड़ेगा, तो z का वैल्यू कितना बन गया आपका? -1। ये चीजें आपको आना जरूरी है। आई होप से 10th स्टैंडर्ड में आपको लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में वेरिएबल में पढ़ाया गया हो। अब अगर इनकी वैल्यूज बन गई है तो अब आपके पहले इस पर आ जाइए, पहले इस पर m raised to x, x का पावर कितना बना है? 1, तो यहाँ लिख देते हो 1। v raised to कितना बना है? v raised to देखिए, v raised to y था तो y कितना बना है? 2, और r raised to z दैट मींस -1। अगर इस हिसाब से है, पावर को अगर पुट कर दिया जाए तो f m1 v2, और ये -1 है, -1 माइनस की पावर नीचे जाती है, तो f इज इक्वल टू कितना आ गया? mv² अपॉन r। और यही तो फार्मूला है हमारा। इसका मतलब हमें अगर रैंडमली कोई भी चीज दे दी जाए और बोला जाए इसका रिलेशन फाइंड आउट कीजिए, इसको इसके बीच के जो रिलेशन है उसको निकालिए, तो आप निकाल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत इजी चीज होती है। बस आपको प्रॉपर्ली यूनिट्स पुट करते आने चाहिए। अगर आपको पुट कर देते हो तो आपका आंसर आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, पहले ये नोट डाउन कर लीजिए, फिर उसके बाद और एक क्वेश्चन देखते हैं। हो गया इतना लिखकर? और एक क्वेश्चन देखते हैं इसी से रिलेटेड। मान लेते हैं कि हम लोग यहाँ पर अगर दिया गया ऐसा, अगर उन्होंने बोला कि ओके, द विस्कस फोर्स बिटवीन 2 layers of fluid is proportional to viscosity या फिर कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा, उसके बाद एरिया, ओके, उसके बाद मान लेते हैं वेलोसिटी, या फिर सीधा सीधा बात कर लेते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट। इन तीनों चारों पर डिपेंड है वो dv/dx। तो आपको उसके बीच का रिलेशन निकालना है, ऐसा हम कंसीडर करते हैं। ठीक है, अभी हमें यहाँ पर हर चीज के बारे में नॉलेज होना चाहिए कि ये कैसे आएगा, फिर उसके बारे में हम बात करेंगे। अब उन्होंने से बोला है कि विस्कस फोर्स है, विस्कस फोर्स F इज प्रोपोर्शनल टू, किसे प्रोपोर्शनल है? पहला फैक्टर ईटा, तो ईटा उसकी पावर x। अब की बार चाहे तो a ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, बस वो कहीं यूज नहीं हुआ, वो जो कैपिटल आप ऊपर लोगे वो कहीं यूज नहीं होना चाहिए नीचे बस। उसके बाद बोला है एरिया, एरिया की पावर b, और ये आपका आ गया है dv/dx। dv/dx मतलब मैं बता देता हूँ आपको, वेलोसिटी पर यूनिट टाइम है।
वेलोसिटी पर यूनिट टाइम का अगर मैं आपको निकाल कर दूं, यूनिट अगर नहीं पता है, वेलोसिटी क्या आ गया, मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाय dx मतलब डिस्टेंस, तो ये भी मीटर, ये दोनों गेट कैंसिल, यूनिट आता है इसका पर सेकंड, 1/सेकंड मतलब पर सेकंड। चलो तो फिर फोर्स का यूनिट न्यूटन, विस्कोसिटी का यूनिट पता होना चाहिए, ये शायद मैंने लास्ट पहले या दूसरे लेक्चर में लिखवा कर भी दिया है, आपको देखना वहां पर। तो विस्कोसिटी का यूनिट क्या होता है, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, तो ये आपका आ गया न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर की पावर ए। उसके बाद यहां पर, उसके बाद ए की पावर, एरिया मतलब क्या, मीटर स्क्वायर, उसकी पावर आ गई बी, और ये तो आपका आ गया है 1/सेकंड, इसकी पावर आ गई सी। चलो अब डायमेंशन पुट करना स्टार्ट कर देते हैं। अब बार बार सॉल्व किया है, इसके लिए पता हो गया होगा न्यूटन मतलब क्या, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो L की पावर 1, M की पावर 1, T की पावर -2 हो गया। यहाँ पर अगर हम लोग वो वैल्यू पुट करते तो इसका जो डायमेंशन आता है वो निकाल लीजिए पहले। यहाँ पर केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो 1 सेकंड स्क्वायर कैंसिल, वही नीचे आ जाता। फिर से वहां पर 1 मीटर कैंसिल होता, तो नीचे क्या बच जाता, सिर्फ ऊपर केजी बचता, नीचे ये 1 मीटर बचता और एक टाइम बचता, तो ये इसका यूनिट है, डायमेंशन है सॉरी। यहां पर सिर्फ मीटर स्क्वायर है, तो ये L2 M0 T0 ये B। यहां पर 1/सेकंड है, मतलब L0 M0 T⁻⁻1 उसकी पावर। अब बस आपको क्या करना है, यहां पर ये वैल्यूज कंपेयर करनी है। बोला था लास्ट में पावर कंपेयर करने के लिए, चलो L की पावर को बनाते हैं, -1 into A -A, 2 into B 2B, यहाँ पर C नहीं बनने वाला, ओके। M की पावर को बनाते हैं, ठीक है, 1 into A A, 0 into B 0, 0 into C 0, ठीक है। T की पावर -1 into A -A, 0 into B -C। यहाँ पर अगर हम लोग आ चुके हैं तो उसके बाद एक एक करके ट्राई करते हैं। अगर पावर कंपेयर कर ले तो जो 3 इक्वेशन हमको मिले थे उनके बारे में देखते हैं। तीनों में से पहला इक्वेशन जो बना है आपका वो क्या बना है, ये -a + 2b = कितना बन रहा है, 1। a = कितना बन रहा है, 1। तो यहां पर अभी सॉल्व कर लीजिए, यहां पर 1 पुट कर दिया, -1 को वहां भेज दीजिए, -1 को वहां भेजेंगे तो +1 + 1 2, 2 को 2 से डिवाइड कर दीजिए, b की वैल्यू कितना हो गया, 1। और लास्ट है यहां पर सारे माइनस साइन निकाल दीजिए, तो ये हो गया a + c = 2। a की वैल्यू अगर 1 है तो वहां पर जाते वक्त c की वैल्यू कितनी आ गई, 1। a b c सभी 1 आए हैं, तो बस ये रिलेशन में आप पुट कर दीजिए। यहां पर ईटा की वैल्यू कितनी आएगी, 1, b की वैल्यू 1, उसकी वैल्यू 1। ऐसा इसलिए आया क्योंकि हमने जो फार्मूला आपको निकालने को बोला था वो फार्मूला है द विस्कस फोर्स = ईटा * एरिया * dv/dx। बस यही फार्मूले का तो रिलेशन बनाने को बोला था आपको। इसका मतलब हम विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस बहुत सारी चीजों को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको ये चीज बहुत अच्छे से समझ गई है ना, तो इसका कोई भी क्वेश्चन आपका आए वो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। इससे रिलेटेड बहुत से शॉर्ट ट्रिक्स के वीडियोस भी हमने हमारे YouTube चैनल पर किए हैं अपलोड, आप चाहो तो वो देख सकते हैं। वो देखने के बाद इतना टाइम कंज्यूम करने की जरूरत नहीं होती, आप बहुत इजीली उसे कर सकते हो। ये चीज इसलिए है, बेसिकली जो बच्चे इसे देखते होंगे जिनका ऑलरेडी ये प्रिपेयर हो चुका है ना, उन्हें ये लगता होगा बहुत स्लोली ये है चीज। स्लोली नहीं, इसलिए है ताकि जो बच्चों को ये चीज नहीं पता है उनके लिए है। जिनको ये ऑलरेडी आ चुका है, जिनको ऑलरेडी इससे रिलेटेड शॉर्ट ट्रिक्स के वीडियो देख चुके हैं, उन लोगों के लिए बहुत लेंथी चीज हो जाती है, उनको वो बहुत आसानी से करना आ जाता है शॉर्ट ट्रिक के हेल्प से। अभी के लिए हम लोगों ने इसमें ये डिस्कस कर लिया कन्वेंशनली एक्चुअली इसका मेथड कैसे होता है। आने वाले टर्म में, आने वाले वीडियोस में हम लोग इससे बचा हुआ और एक एप्लीकेशन है उसके बारे में देखेंगे और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, फिर वो मॉड्यूल्स के हो या फिर PYQs हो, ठीक है। तब तक के लिए इन चीजों को नोट डाउन करके रख लीजिए, और अगर आपका कोई भी डाउट है, कुछ भी चीज है, कोई भी ओपिनियन है, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तब तक के लिए अपनी प्रिपरेशन जारी रखिए। थैंक यू, और देखते रहिए YouTube चैनल रैंकी शर्मा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं। थैंक यू।